नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक का अध्याय फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र उस समय का है जब भारत आज़ाद हुआ था। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों तक सूचना या संदेश पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप सभी ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में अलग अलग प्रकार के कई चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चित्र अपने आप में एक खास संदेश देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये संचार के माध्यम नहीं होते तो हम लोग इस 15 अगस्त 1947 के दिन का जो ये मंगल प्रसाद था, इस मंगल प्रसाद से हम वंचित रह जाते हैं। एक ये माध्यम ही ऐसे हैं जो संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये माध्यम, जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, ये एक मुद्रित माध्यम है पत्रकारिता में। आज हम जनसंचार माध्यम और लेखन पढ़ने जा रहे हैं और इसकी इकाई फर्स्ट है। जनसंचार और माध्यम, इसका अध्याय फर्स्ट है जनसंचार और माध्यम। इसमें देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उसका नाम था प्रभाष जोशी जी। वरिष्ठ पत्रकार, उनका नाम है प्रभाष जोशी जी। इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। ये परिभाषा है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगा तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। मीडिया यानी मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगा, जनता की बात नहीं बताएगा, जनता के बारे में नहीं बताएगा, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी, यानी मीडिया का साथ नहीं देगी। वो एक अच्छा जनसंचार का माध्यम में नहीं बन पाएगा। अब इस अध्याय फर्स्ट में हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम, संचार की परिभाषा और महत्व, संचार क्या है, संचार के तत्व, संचार के स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, नहीं संचार के तत्व के अंदर आते हैं ये सब। संचार के कौन कौन से स्रोत है, एनकोडिंग है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। अब संचार के प्रकार, सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतः व्यक्तिक संचार, संकेतिक माध्यम से संचार होना, मौखिक मुख से, अमौखिक बिना मुख के, अंतः व्यक्तिक एक व्यक्ति अपने अंदर में किस प्रकार संचार करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अंतर व्यक्ति दूसरों से संचार, और समूह संचार यानी समूह में संचार करना। अब देखिए, इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, सूचना देना, कार्य में आते हैं सूचना देना, शिक्षित करना, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो,
टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, जनसंचार। फिर अगला दूसरा पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। अब हम शुरू करते हैं ये मूल पाठ। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव अपने सभ्यता अगर उस सभ्यता में विकास करना चाहता है तो उसमें संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है। दूसरी बात निकल के आती है इसमें कि संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें कई तत्व शामिल है। संचार के कई प्रकार हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें प्रमुख है मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार प्रमुख है। इन प्रमुख है मौखिक, अमौखिक संचार। इनके अलावा है अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार। जन संचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। जनसंचार सूचना तो देता ही है, इसके साथ साथ शिक्षा और मनोरंजन के अलावा, इन जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत ज़रूरी है। यानी जनसंचार के जो साधन हैं, इन साधनों के माध्यम से लोगों पर सकारात्मक तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। लोगों को उन नकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं जन संचार परिभाषा और महत्व। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बात करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते हैं? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हों तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज़ हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज़ हैं या किसी बात पर उदास हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। हम चाहें या न चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है।
अगर वास्तविक अर्थ में देखें तो संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु, यानी संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे प्रकृति में भी जीवन संचार करते हैं, लेकिन वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है, सबसे अलग है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार की जो क्षमता होती है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, उन सब में व्यक्ति एक दूसरे से जो संबंध निभाते हैं उसका माध्यम होता है संचार। रोज़मर्रा यानी दैनिक की ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, भाषा का विकास किया हो उसने या अपनी लिपि का विकास किया हो या छपाई का, इसके पीछे मूल जो इच्छा है वो संदेशों के आदान प्रदान की थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की थी। यानी संदेशों का आदान प्रदान करने में लगने वाले समय और उस दूरी को पाटने के लिए, उस दूरी को दूर करने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की है। आज हम जिस संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, आखिर वे क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, जैसे आधुनिक माध्यम है जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रही है कि ये जो भौगोलिक दूरी तो कम कर रही है, साथ साथ व्यक्ति सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार के माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता या संवाद पहुँचाने वाला मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले नहीं जाए, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यानी मनुष्य की आज ये जनसंचार के माध्यम है, संचार के जो माध्यम है वो अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं।
हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, सूचना के माध्यम तो है ही है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारे मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इन मनुष्यों को जागरूक भी कर रहे हैं और उसका साथ मनोरंजन भी कर रहा है, सूचना भी दे रहा है। लेकिन हम जन संचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में लेकिन हम जन संचार माध्यमों को आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझें। उसकी प्रक्रिया क्या है उसको गहराई से समझें, क्योंकि जन संचार संचार का ही एक रूप है। जन संचार है वो संचार का ही एक रूप है। संचार क्या है? संचार क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। याद रखना है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चलना यानी संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अपने विज्ञान में आप ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा, यानी आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीविज़न के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। यानी मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संदेश उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। यानी हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका मतलब है ये दो या दो से अधिक, दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान है। एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम, याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार क्या है। उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार अनुभवों की साझेदारी है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही हो जाए ये घटना है, ये परिघटित नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या श्रव्य, दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके जन संचार माध्यम कहलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय संचार एक प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है। एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है, जिसकी इच्छा नहीं है, तो संचार प्रक्रिया
का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक, इस तरह संचार, इस अर्थ में संचार का मतलब है अंतरक्रियात्मक यानी इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। संचार के प्रमुख तत्व। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने यानी संचारक या स्रोत एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावनाओं को किसी और तक यानी दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए अपने मित्र से बातचीत करेंगे, यानी इस बात ये श्योर है, पता चलता है कि किताब मांगना है तो हमको अपने मित्र से बातचीत करना है, उसे लिख कर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए एक भाषा का सहारा लेते हैं, एक सहारा लेते हैं भाषा का। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। दूसरा तत्व है यानी भाषा, और उस भाषा को ही हम कहते हैं कूट चिन्ह या कोड। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या हम एनकोडिंग करते हैं। ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए, यानी संदेश के अनुसार उसको बोलना या लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश आता है, यानी स्वयं संदेश, जो मूल संदेश हम कहते हैं वो स्वयं आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, जैसे हमारे बोले हुए ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए हैं। दृश्य जो संदेश है, जो चित्रों के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं, जिसको अगला प्राप्तकर्ता देखेगा, वो प्रकाश तरंगों के जरिए हैं। इसी तरह वायु तरंगे के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इस तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करा है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है
प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश या प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर कि संचार और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। वे कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था या एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, यानी दोनों तरीके से हो सकती है, चाहे सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। प्रतिक्रिया, ध्यान रखना, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। ध्यान रखना, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। उसमें कई बाधाएं भी आती है। इन बाधाओं को क्या कहा जाता है भाई? शोर या नॉइज कहते हैं। यानी संचार प्रक्रिया के बीच में आने वाली बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। ये मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक भी हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। यानी शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है, अगर संदेश को मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है तो। देखिए, एक संचार की प्रक्रिया है। सबसे पहले स्रोत या संचारक होता है, उसका संदेश होता है, फिर वो संदेश किस माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और प्राप्तकर्ता का जो फीडबैक अंत में वो फीडबैक देता है, और ये फीडबैक कहाँ तक पहुंचता है? श्रोता संचारक तक। और ये जो संदेश है और ये जो माध्यम है, इसके बीच में एक समस्या आती है, उसको बाधा आती है, उसको शोर कहते हैं। अब संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफ़ी घुले मिले हैं। उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इशारा भी क्या है? एक संचार है। इस प्रकार के संचार को सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर
परिणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। जैसे हम किसी से बात करते हुए अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है। खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है, यानी बुनियादी आधारभूत रूप है ये। इसे अंतःव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो भी अंतःव्यक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। पहले हम सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, इन दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्व्यक्तिक, यह हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। यानी ये जो संचार, उसमें फीडबैक, प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। अंतर्व्यक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का ये रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्व्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम पर कदम पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। कौन से की? अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल संचार की। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। यानी एक समूह होता है जो आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। आपकी जो कक्षा है वो समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वे किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो ये भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहां गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष, यानी व्यक्तियों के साथ समूह करते हैं, उसके साथ साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक, प्रत्यक्ष उसके सामने नहीं होते बल्कि किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं।
इसमें जो जनसंचार होता है, इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित असंख्य भाई बहुत सारे लोगों के साथ ये संदेश पहुंचाया जा सकता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। मसलन यानी उसके उदाहरण जैसे हो सकते हैं अखबार है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा, इंटरनेट। वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण है ये इंटरनेट। इसके माध्यम अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, हम जो पहला जो अध्याय है उसकी आगे और बात करेंगे। अभी फ़िलहाल यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो अध्याय है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य, संचार के क्या क्या कार्य होते हैं, जनसंचार के क्या क्या कार्य होते हैं, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास बहुत पढ़ेंगे। इसमें भारत के प्रमुख कौन कौन से समाचार पत्र और पत्रिकाएँ थी, कौन क्यों चल रहे थे, इनके बारे में सब के बारे में हम विस्तृत अध्याय करेंगे। तो आप अगले वीडियो में जुड़े रहें हमारे साथ।